बोलते बेटे दे आर राइटिंग इन द चैट्स। सी बेटे क्वाइट। जनरली जहां पे डी इलेक्ट्रॉन, जैसे गैलियम में डी इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाएंगे गैलियम से पहले, अब डी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में जाएंगे, ऑब्वियस है। अब डी इलेक्ट्रॉन का हमेशा पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, वो शील्ड नहीं कर पाते इतना। जब शील्ड नहीं कर पाते तब वहां पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, समझ आ रही है? जब एफ आना शुरू करेंगे और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है, वो और नियर टू न्यूक्लियस आ जाएंगे। अब क्या होता है बेटे, डाउन द ग्रुप आते होते हैं, हमें पता है वी हैव डन पीरियोडिक टेबल की जो साइज है वो इंक्रीज करना चाहिए, मगर गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है, एक्सेप्शन आ जाएगी। जहां पे एक्सेप्शन वहां पे क्वेश्चन, जहां पे एक्सेप्शन नहीं है वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब गैलियम का साइज क्यों छोटा है? क्योंकि जो अंदर वाले डी ऑर्बिटल फिल होने शुरू हो गए, उनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर देखो 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो 10 प्रोटॉन भी तो आए होंगे, मगर 10 इलेक्ट्रॉन इतने स्क्रीन नहीं कर पा रहे, तो प्रोटॉन तो खींच रहे हैं। समझ रहे हो? अगर प्रोटॉन खींच रहे हैं तो गैलियम का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। गैलियम के नीचे क्या लिखा है? इंडियम, देन थैलियम, आयन। ठीक है, सो डाउन द ग्रुप जनरली एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, बट फर्स्ट एक्सेप्शन कम when gallium is there. It's not written here. ये रहा। ठीक है, तो गैलियम का जो साइज है इट इज लेस देन एल्यूमिनियम। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन enthalpy. Again there exception. Along the period, ionization enthalpy increases or decreases? Increases. बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो किस में जा रहे हैं? NP1, जो इससे पहले वाला ऑर्बिटल है, जो बेटे इससे पहले वाला एल्कलाइन अर्थ मेटल है, उनकी कन्फिगरेशन कंप्लीट है कि नहीं है? they are NS2, they are 2s2, they are 3s2, they are 4s2, they are 5s2, they are 6s2 के नहीं है? अब मैंने ये चैप्टर पीरियोडिक टेबल क्यों करवाया बेटे क्लास में पहले, कि आप ये आंसर्स देने वाले बनो मुझे, अभी है कि नहीं है? इससे पहले कौन, ये 13 ग्रुप है, इससे पहले कौन सा ग्रुप स्टडी करते हैं हम? सेकेंड ग्रुप नहीं स्टडी करते हैं। सेकेंड ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट नहीं है, दे आर NS2 के नहीं। Why I have reminded you third chapter before starting this chapter? Because I want the full participation. पता है ना? तो ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल आर एक्स्ट्रा स्टेबल और नॉट? तो होने किनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा चाहिए थे? लॉन्ग द पीरियड कैसे बढ़ती है, मगर इनकी क्या होती है? कम होती है अपने सेकंड ग्रुप से। क्यों होती है? क्योंकि सेकंड ग्रुप आर फुली फिल्ड। समझ आ रही है? तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी लेस होती है एज कंपेयर टू एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, बिकॉज दे आर फुली फिल्ड। मगर अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया जाए तो कहां से जाएगा? इस पी से जाएगा कि नहीं जाएगा? अब ये फुली फिल्ड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो सेकंड वाली ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। बेटे इलेक्ट्रॉन हमेशा जो लास्ट शेल्स ग्राउंड स्टेट की, जैसे इनके इलेक्ट्रॉन NS और NP1 से निकलेंगे, तो टोटल ये 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। टोटल इनमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? 3। समझ आ रही है बेटे? 13 ग्रुप ऑफ एलिमेंट से टोटल 3 निकल सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए मुश्किल है एज कंपेयर टू, ये नहीं कि मुश्किल बहुत है, बट वी आर कंपेयरिंग विद एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, कि उनका निकालना इजी, इनका निकालना इजी है, उनका डिफिकल्ट है। सेकंड वाला इनका निकालना डिफिकल्ट हो जाता है ज्यादा।
समझ आ रही है? और थर्ड वाला तो डिफिकल्ट होना ही है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे किसी से, उसका साइज छोटा होता जाएगा, तो उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होती जाएगी। देखो बेटे हमेशा याद रखो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो हमें एनर्जी कम निकालनी पड़ेगी, दूसरा लगाओगे तो आपको एनर्जी और ज्यादा लगानी पड़ेगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी और ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, जस्ट एक कंपेरेबल हम कर रहे हैं कि हम एल्केलाइन को अल्कली, अगर इनकी खुद की एनर्जीज की बात करें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी हमेशा कम होगी, सेकंड उससे ज्यादा होगी, थर्ड उससे ज्यादा होगी। हो गया? फिर आगे बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा अगेन देखो, कहते जी द ऑब्जर्व डिसकंटिन्यू इन द आयोनाइजेशन इंथैल्पी बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम। अगेन ये एल्यूमिनियम और गैलियम में बता रहे हैं, एंड बिटवीन इंडियम एंड थैलियम। आप खुद बताओ मुझे, अभी मैंने आपको समझाया कि नीचे जाते वक्त हम कहते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज डिक्रीज करती है, पर ये कहते हैं जी गैलियम में उतनी डिक्रीज नहीं करती, इसकी ज्यादा हो जाती है। क्यों होती है? अभी मैंने आपको बताया ना, क्यों होता है साइज? छोटा होता है ना, क्योंकि ये जो अंदर वाले डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? कम है। तो गैलियम का साइज क्या हो जाएगा? छोटा। अगर गैलियम का साइज छोटा हो जाएगा तो क्या गैलियम से हम इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे? अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगी? ठीक। अब आ जाओ बेटे इंडियम और थैलियम में। जो थैलियम होता है ना उसके आगे डी के अलावा एफ के भी फिल होने शुरू हो जाते हैं। जहां पे थैलियम है ना, जहां पे ये है, उधर इधर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, इनर ट्रांजिशन शुरू हो जाती है। अब एफ का तो डी से भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, एफ का डी से भी, हाँ शील्डिंग, क्योंकि बेटे बढ़ते बढ़ते जाने की बात नहीं है, जैसे इनकी शेप इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप पे डिपेंड करता है। इनकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप है डिफ्यूज्ड है, बिखरी हुई है। अब एस है वो गोल है, उसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस के अराउंड छाए हुए हैं, तो उनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है कम। अगर ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे गोल घेरा है, तो ये ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा ना। अब न्यूक्लियस के अराउंड हमने ऐसे 4 लोब खड़े कर दिए, तो बीच में से जगह मिल गई ना, अब सर्कल तो नहीं रह गया ना, अब बीच में से जगह मिल गई। अब ये न्यूक्लियस है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा क्योंकि इसको बीच में से जगह मिल रही है कहीं से। समझ आ रही है बेटे? अगर बीच में से जगह मिल रही है तो वो और पास आ जाएगा। जब पास आ जाएगा, इसका जो ये डी वाला है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया क्योंकि ये फ्लावर शेप का है, डम्बल शेप का है, तो बीच बीच में से जगह है। जो स्फेरिकल होगा उसमें जगह कम होगी। जैसे जैसे उसकी शेप बिखरती जाएगी वैसे वैसे उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब इसके पास आने से पहले 10 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करे ऐसे ऑर्बिटल्स में जिसका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, पर हमने 10 इलेक्ट्रॉन के साथ 10 प्रोटॉन भी तो फिल करे हैं, करेंगे कि नहीं करे हैं? इन प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पर जो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड नहीं कर पा रहे, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। होना क्या चाहिए था? इंक्रीज होना चाहिए था। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपने आप इंक्रीज होनी है। गॉट इट? सो अगर जब हम बेटे थैलियम तक जाते हैं, जब हम थैलियम पे जाते हैं तो थैलियम से पहले एफ भी फिलिंग होनी शुरू हो जाती है। जब एफ की फिलिंग होनी शुरू होगी, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14। अगर 14 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हैं तो 14 प्रोटॉन भी तो गए हैं अंदर, तो 14 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, पर एफ की शील्डिंग नहीं ज्यादा, साइज क्या हो जाएगा? अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? अब आ जाओ बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड ऑब्जेक्ट।
तो ये कह रहे हैं जी फर्स्ट डिक्रीज करती है बोरोन टू एल्यूमिनियम और फिर इंक्रीज करती है गैलियम पे जाके। अब आपको पता ही है क्यों इंक्रीज करती है, मुझे बारी बारी समझाने की जरूरत नहीं है कि डी ऑर्बिटल आ जाता है। उसके बाद तो कुछ नहीं दे रखा मैं, आज बेटे देयर इज रिटन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम बोरोन की बात करें, देखो मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन दे, नॉन मेटल वो जो ले, तो अलोंग द पीरियड आते आते साइज डिक्रीज करता है। तो बोरोन तो छोटा है ना, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, बाकियों का साइज इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो नीचे जाते जाते इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देते हैं वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। बोरोन तो नहीं अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो बोरोन टिपिकली नॉन मेटल हो जाएगा। हम बचपन में पढ़ते हैं कि बोरोन नॉन मेटल और एल्यूमिनियम की एम्फोटेरिक नेचर है, बचपन में 10th वाले। तो हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की HCl के साथ भी रिएक्शन दिखाते थे, NaOH के साथ भी रिएक्शन दिखाते थे, क्योंकि देखो बेटे जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं, जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती हैं वो एसिडिक इन नेचर होती हैं, है ना। जो मेटल्स की अभी कभी भी आपने सोडियम का एसिड सुने? क्या आपने क्लोरीन का एसिड सुने? क्लोरीन का एसिड नहीं सुना। HCl क्लोराइड, HCl इज एन एसिड। तो Cl क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या बनाते हैं? एसिड्स बनाते हैं। Na क्या है? एक मेटल। मेटल क्या बनाता है? बेस। क्या आपने सल्फर का कभी बेस सुना? क्या आपने सल्फर का कोई एसिड सुना है? कोई सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स। क्या आपने नाइट्रोजन का कभी बेस सुना है? वो तो लुईस बेस। अगर हम वैसे H+ की कंसेप्ट के हिसाब से बोलें, नाइट्रिक एसिड, जैसे कार्बोनिक एसिड, क्योंकि कार्बन भी नॉन मेटल है। जो नॉन मेटल है वो बेटे लुईस बेस तब वो बेसिसिटी शो करेंगे जब इनके पास एसिड आएंगे। अगर HNO3 की बात करें, वो तो वाटर में जाके डिसोशिएट कर देगा, वो तो H+ वैसे ही दे देगा। समझ आ रही है? अब नॉन मेटल की ऑक्साइड हमेशा क्या होती हैं? एसिडिक। मेटल की ऑक्साइड क्या होती हैं? बेसिक। अब अलोंग द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप क्या इंक्रीज होगा? मेटेलिक कैरेक्टर। तो डाउन द ग्रुप कैसे ऑक्साइड्स बनेंगी? अगर मेटेलिक तो बेसिक। तो ये वाला पहले वाला क्या है? नॉन मेटल। नीचे आओ, इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी आनी शुरू हो जाएंगी। है ये मेटल ही, मगर अगर इसके पास स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा या स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, दोनों की क्वालिटी शो करता है। डिपेंड है, दो स्ट्रॉन्ग आए, ये नहीं जने करने के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अगर इसके पास HCl आए, इसके पास NaOH आएगा, कहेगा मैं एम्फोटेरिक हूं। तब अभी नहीं, लेना देना नहीं है। फिर नीचे जाते वक्त मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, तो ये सारे क्या बनना शुरू हो जाएंगे? मेटल्स बनना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, P ब्लॉक में होते हैं बेटे, मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स। नॉन मेटल बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि बोरोन का हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट है क्योंकि इसकी जो शेप है वो क्रिस्टलाइन होती है। जो क्रिस्टल की फॉर्म में हो वो क्या होगा? एक, जिनमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हरसिमरन, फ्रॉम वेयर यू आर रीडिंग? केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें से क्वेश्चन ना आए ये कभी हो ही नहीं सकता पेपर में। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड ये ध्यान से आपने सुनना है और ये आपने समझने की कोशिश करनी है। अब आप ये समझ लोगे तो आपको यहाँ से रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने नहीं समझा
तो आप इसको रीड करते जाना, आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या इस ग्रुप की? इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है बेटे NS2NP1। अगर मैं बोरोन का बोलूं तो मैं बोलूंगी 2s2 2p1। अगर मैं एल्युमिनियम का बोलूंगी तो इट इज 3s2 3p1। अगर मैं गैलियम का बोलूंगी इट इज 4s2 4p1। अगर आई विल से इंडियम इट इज देन थैलियम। ठीक, जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही ये डोनेट करते हैं। देखो बेटे, एक आप टर्म यूज करते थे वैलेंसी, वो बचपन की बातें थी, वैलेंसी। अब या ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आपको रिडॉक्स याद हो तो, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ वैलेंसी, इट इज अप टू द क्लास 10th ओनली। क्योंकि हम अगर सल्फर की वैलेंसी की या आपको पढ़ाया जाए ऑक्सीजन की वैलेंसी, हम हमेशा -2 बोलते थे। मगर हम जब इन क्लासेस में आना शुरू करते हैं तो हम ऑक्सीजन की +2 भी बोलते हैं, -1 भी बोलते हैं, +1 भी बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड -1 भी होती है, फ्लोरीन के साथ प्रेजेंट हो तो +2 भी होती है, सल्फर की +2 +4 +6 भी होती है, एक नहीं होती। आपको जनरली ये समझाया जाता था, इन क्लास 10th कि इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अगर इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 5 तो कोई नहीं देगा इनको, ये 3 दे देंगे अपनी, यही समझाया जाता था। तो आप ये बोलते थे कि 13th ग्रुप की जो वैलेंसी है वो +3 होती है, पर ऐसा नहीं है, थैलियम की +1 भी होती है, और ये +1 ही स्टेबल होती है, इसकी +3 स्टेबल ही नहीं होती। बचपन में हमने ये सीखा कि ये बचपन हो गया। अब 10th तक यू आर टोल्ड दैट कि ग्रुप नंबर 13 आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, it will not gain 5 electrons, rather than it will lose 3 electrons, and it has its valency +3. So no doubt they are having the valency of +T, means oxidation state of +3. But very important point to remember, thallium is no doubt having +3, but the stable oxidation state of thallium is +1. Now why does it is happening? +1 कब बोलेंगे? जब ये s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन नहीं देगी, अकेले p के देगी। p में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं? p में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं? टोटल 6 होते हैं। इसमें p में कितने पड़े हैं? 1। अब थैलियम सिर्फ p का देने में दिलचस्पी रखती है, s का जल्दी से नहीं देती, s के जल्दी से नहीं देती। 3 तो तभी शो करेगी ना बेटे जी जब साइज छोटा हो गया, f ऑर्बिटल्स आ गए अंदर, इसके आगे f पड़े। मैंने अभी क्या समझा इतनी देर में कि जब अब अगर f आगे 14 इलेक्ट्रॉन तो 14 प्रोटॉन भी तो आए हैं, तो आते आते इसका साइज छोटा हो गया। अब बेटे थैलियम पे आ गए हम। थैलियम s के इलेक्ट्रॉन नहीं देता अपने जल्दी से, थैलियम सिर्फ p के इलेक्ट्रॉन देके बहुत हैप्पी है, तभी तो वो +1 है। जब p में है ही 1 इलेक्ट्रॉन और वो 1 इलेक्ट्रॉन देके हैप्पी है, तो इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है? +1। अब ऐसा क्यों? इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट।
How do you define inert pair effect? It is reluctance in the participation. It is written in your book. It is reluctance, ढूंढ लेना. Reluctance in the participation of the s orbital electron in the bond formation. कि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो अपने आप को रोकते हैं कि हम पार्टिसिपेट करें. सिर्फ p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में बेटे जी पार्टिसिपेट करते हैं, और p में हमें एक ही नजर आ रहा है. क्यों होता है बेटे? जो हमने इतनी देर तक पढ़ा वही बात आ गई कि थैलियम्स के पहले d ऑर्बिटल तो था ही, f ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन जाने शुरू हो गए. जब f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाने शुरू हो गए तो उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम था, पर प्रोटॉन भी तो उतने बड़े जिनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इनका साइज क्या हो गया? छोटा. अगर इसको पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है तो इसका मतलब इसमें से हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 3. इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा है, कम नहीं है. ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देती. और s वाले क्यों नहीं देती? क्योंकि s ऑर्बिटल फुली फिल्ड पड़ा है. p के तो चलो अफोर्ड कर लिया इसने, और s जो ऑर्बिटल है वो अंदर पड़ा है, हैज हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट देन p. s नियरर टू न्यूक्लियस होता है, p उससे दूर, d उससे दूर, f उससे. पेनिट्रेशन क्या होता है कि कितना नजदीक है. जो बच्चा मम्मा के ज्यादा नजदीक होगा वो कम बिगड़ेगा, और जो अपने फ्रेंड्स के ज्यादा नजदीक होगा वो जल्दी हाथ से निकल जाएगा. जो हाथ से निकल गया तो मम्मा से दूर चला गया, इसको निकाल के हम जल्दी लेके जा सकते हैं. ठीक. पॉजिटिव 1 बनने में, पॉजिटिव 1, अब मान लो मैंने पॉजिटिव 3 बना दिया. कैसे बनाया? कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेके, जैसे फ्लोरीन, जैसे क्लोरीन ले आई, तो इसकी पॉजिटिव 3 हो जाएगी. वो खींच लेगा. पर उसको अगर मौका मिले, क्या वो पॉजिटिव 1 बनने की कोशिश नहीं करेगा? करेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव 1 उसकी ज्यादा स्टेबल है. जब वो पॉजिटिव 3 से पॉजिटिव 1 बनेगा तो वो गेन नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स. आप मुझे बताओ कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए और पॉजिटिव 3 बन गया. 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, पॉजिटिव 3 बन गया. हमने बनाया, ये नहीं कि बनता नहीं है, मगर इसकी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल है. अगर इसको मौका मिले कि इसको पॉजिटिव 1 बनना है, अगर मौका मिले पॉजिटिव 1 बनना है, तो ये क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और पॉजिटिव 1 बनेगा. 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो पॉजिटिव 3 बना. 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो पॉजिटिव 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किसी से दूसरे को, क्या कर रहा है वो? ऑक्सीडाइज. अपनी रिडक्शन कराते हैं. समझ आ रही है? तो Ti अगर पॉजिटिव 3 में है, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या गुड रिड्यूसिंग एजेंट? Tl टाइटेनियम लिख दिया. Tl 3 पॉजिटिव, अगर 3 पॉजिटिव की स्टेट में है तो ये क्या गुड ऑक्सीडाइजिंग है या गुड रिड्यूसिंग? दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज. खुद क्या हो जाएगा? अगर Al पॉजिटिव, Al ऐसे है, ये 3 बनने की कोशिश करेगा कि Al पॉजिटिव 1 बनने की कोशिश करेगा? ये 3 बनने की कोशिश करेगा. एक्सेप्शन थैलियम.
तो ये सब कुछ ये जो मैंने बोला है आपकी केमिकल ऑक्सीडेशन स्टेट में, यही कुछ इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। अब आ जाओ बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट इज, इट इज रिटर्न इन ट्राइवेलेंट स्टेट। ठीक, जैसे कि BF3 में यहाँ ही ले लेती हूँ, ये आगे दिया होगा आपकी बुक्स में, बट आई एम टेकिंग हियर ओनली बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन देखो बेटे, BF3 AlF3, ठीक, गैलियम F3, इंडियम F3 and thallium F3. These are trifluorides. बेटे देखो, अब मैंने थैलियम के साथ F3 लगाया, अभी मैं आपको इससे पहले समझा रही थी कि थैलियम जो है पॉजिटिव वन शो करता है। बेटे कोई भी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जब उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाओ। ये फ्लोरीन is the highest electronegative in the periodic table, that is 4. तो वो उसके पास है ये टेंडेंसी 3 इलेक्ट्रॉन खींचने की, को कोई नहीं रोक सकता। समझ आ रही है? अब जैसे सल्फर है, सल्फर पॉजिटिव 6 कब शो करेगा? जब फ्लोरीन प्रेजेंट होगा इसके पास, SF6। जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है और उसको उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी रखता है। अब अगर मैं ऐसे भी दिखाऊं, ये बोरोन है, इसकी वेलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम से सीखो तो ये एट ए टाइम कितने बॉन्ड बनाएगी? 3 बॉन्ड बना दिए बेटे इसने। तो इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? ऐसे कहो, इससे कहते हैं लुईस एसिड्स। दिस इज नोन एज लुईस एसिड्स। These are possible. एक आप आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस कंसेप्ट करते हो बेटे, दैट इज कॉल्ड लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। These are Lewis acids. These are Lewis acids. जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर हो उसे कहते हैं लुईस बेस। क्या कहते हैं बेटे? लुईस बेस। क्योंकि लुईस बेस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इन लुईस एसिड्स को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के डोनेट कर देते हैं, मतलब बना होता है बॉन्ड, तो इन्हें हम कहते हैं लुईस बेस है और इन्हें हम क्या कहते हैं? लुईस एसिड। व्हाट आर लुईस एसिड? दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। What are Lewis base? They are electron pair donors. ठीक है, अब ये सारे लुईस एसिड हैं क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। लुईस एसिड्स वो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, चाहे वो H+ क्यों नहीं है। चलो वो मैं बाद में लूंगी कंसेप्ट। अभी ये समझो कि these all are Lewis acid. Why? They have insufficient electrons, their octet are not complete. अब लुईस एसिड वो एसिड अच्छा जो इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी एक्सेप्ट कर ले। लुईस एसिड वो अच्छा जो इलेक्ट्रॉन पेयर, अभी 4 मिनट्स आर रिमेनिंग, इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी एक्सेप्ट कर ले। अब ये बोरोन है, फिर ये है, फिर ये सारे क्या लुईस एसिड्स हैं? दे आर गुड लुईस एसिड। अब अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं, इस बोरोन, एक बोरोन लगा दूं, फिर इसके साथ क्लोरीन लगा दूं, फिर उसके साथ मैं ब्रोमीन लगा दूं, फिर उसके साथ मैं आयोडीन लगा दूं, आपके हिसाब से कौन सा लुईस एसिड स्ट्रॉन्ग होगा? क्योंकि उसकी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है ना? आपके हिसाब से यही होगा कि F वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि F
आपके हिसाब से ये सबसे अच्छा लुईस एसिड होगा, BF3 क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बोरोन से, क्लोरीन इतना नहीं खींच पा रहा, ब्रोमीन उससे भी कम खींच रहा है, आयोडीन उससे भी कम खींच रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है? फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन बोरोन से खींच रहा है तो बोरोन को बाहर से ले लेना चाहिए इजिली, तभी ये अच्छा लुईस एसिड है, मगर ऐसा नहीं होता। अब ये कल करेंगे ऐसा क्यों नहीं होता।